हाय, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू रेप्लिकॉन एकेडमी। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। घर में सारे परिवार के सदस्य अपने एकदम मौज में होंगे और इस सुहावने मौसम का आप आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रेस्पिरेशन सिस्टम। इससे पहले हमने डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पिछला सेशन है जिसमें हमने कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम के बारे में बात करी है उसको ज़रूर देखिएगा आप। बहुत ज़्यादा अच्छे से हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का किया है। नीट लेवल के जो बच्चे हैं वो भी आराम से देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चंस को आप उस नोट से और उन क्लासों से इजीली कर सकते हो, राइट। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। और हम श्वसन तंत्र की बात करेंगे केवल और केवल ह्यूमन के श्वसन तंत्र के बारे में बात करेंगे, राइट। उससे पहले कि हम अपने क्लास से आगे बढ़े, उससे पहले एक आपको मोटिवेशन सुनाता हूँ। बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने कि जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, जहाज़ों को जो डुबा दे उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। कि वो आप कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी नहीं चाहे तो क्या हो नहीं सकता। एक छोटा सा चिंटा जाकर पहाड़ के ऊपर घर करे, एक छोटा सा चिंटा जाकर पहाड़ के ऊपर घर करे, क्या ये लड़के अपने ख्वाबों को मुकम्मल ना कर सके। तो इसी के साथ हम लोग अपना आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। चलिए, आज हम रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको दिख गया होगा। एंड अब हम क्या करते हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेलकम टू नोट, ओके। चलिए, पेन ले लेते हैं हम अपना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज रेस्पिरेशन सिस्टम। श्वसन तंत्र। यानी मेनली हम यहाँ पे अभी पढ़ने के वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम एक अलग टर्म्स है, लेकिन इससे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर किस तरीके से गैसों का एक्सचेंज होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो हेडिंग क्या डालनी है आपको, श्वसन। ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्या मीनिंग हुआ, यानी कि वायुमंडलीय वायु है, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वायुमंडलीय वायु जो ऑक्सीजन है उसको हम अंतःश्वसन से अंदर लेते हैं, और हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जो CO2 बन गई है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। यानी वायुमंडलीय वायु का अंतःग्रहण और कोशिकाओं से उत्पादित CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है, राइट। यानी कि गैसों का आदान प्रदान है एक तरीके से। ये क्या है, वायुमंडलीय O2 यानी ऑक्सीजन का नासिका यानी नाक से अंतःग्रहण व कोशिकाओं में
उत्पादित CO2 का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। यानी मेनली हम कर क्या रहे हैं? गैसों का आदान प्रदान कर रहे हैं। गैसों का आदान प्रदान, राइट। इन आदान प्रदान, गैसों के आदान प्रदान में बहुत सारे ऑर्गन काम करेंगे, अंग काम करेंगे, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय जो वायु है, यानी कि मेनली हम ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीजन को हमने नासिका से अंदर लिया एंड देन वो नासिका से होते हुए फेफड़ों में गई, फेफड़ों से कुपिकाओं में गई, कुपिकाओं के बाद में ब्लड के अंदर गई, ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उससे कहां पे पहुंच गई? टिश्यू के अंदर, टिश्यू से सेल में पहुंच गई। अब सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस उसी रिवर्स प्रोसेस के थ्रू वापस आएगी एंड देन क्या हो जाएगा? बाहर एक्साइट हो जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैसों का आदान प्रदान या ब्रीदिंग, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस या ब्रीदिंग। बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का आदान प्रदान। ओके ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है, यानी श्वसन क्या है। वो तो हमने ब्रीदिंग देखा था, रेस्पिरेशन अलग टर्म्स है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक श्वसन, श्वसन और श्वासन में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ब्रीदिंग तो क्या था? गैसों का आदान प्रदान, अंदर लेना और बाहर निकालना। लेकिन श्वसन का मतलब गैसों का अंदर लेना और बाहर लेना नहीं होता है। श्वसन का मतलब होता है कि जो भोजन के कार्बनिक पदार्थ है, भोजन के कार्बनिक पदार्थों का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी जब भोजन के कार्बनिक पदार्थ है उससे रासायनिक ऊर्जा बनती है, तो ऊर्जा का बनना, ऊर्जा में परिवर्तन होना, वो क्या है? श्वसन है, रेस्पिरेशन है। तो जो रासायनिक ऊर्जा है ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ, ये कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बनिक पदार्थ हमारे पास में हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी वसा, एंड प्रोटीन। यस या नो? और न्यूक्लिक अम्ल भी हो सकते हैं। तो मेनली कार्बनिक पदार्थ तो ये वाले हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ है, इन्हीं से तो क्या बनने वाली है? रासायनिक ऊर्जा। जब अब देखिए होता क्या है कि किस तरीके से ये कार्बनिक पदार्थ है वो ऊर्जा को प्रोड्यूस करते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और फैट यूज होते हैं, यानी जब कार्बोहाइड्रेट और फैट का उपयोग करके और ऑक्सीजन मिलेगी इनके साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति जब फैट और कार्बोहाइड्रेट को यूज करती हैं और फिर रासायनिक ऊर्जा बनाती हैं, तो उस तरीके के जो श्वसन को क्या बोलते हैं? हम प्लावी श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं प्लावी श्वसन। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लावी श्वसन क्या है?
प्लावी श्वसन का मतलब है कि जब भोजन के कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट और फैट से क्या निर्मित हो, रासायनिक ऊर्जा निर्मित हो, उस वाले श्वसन को हम बोलेंगे फ्लोटिंग या प्लावी श्वसन। लेकिन जब प्रोटीन को यूज किया जाए और प्रोटीन से ऊर्जा बने तो उस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन इसी पे बना हुआ है, कोशिका द्रव्य श्वसन, कोशिका द्रव्य श्वसन। अगर कोशिका द्रव्य श्वसन आए, इसका मतलब जो कार्बनिक पदार्थ यूज हो रहा है वो कौन सा है, कौन सा भोजन का कण है, कौन सा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन। और अगर फ्लोटिंग आ जाए, प्लावी श्वसन आ जाए, इसका मतलब कौन सा यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट या फैट, राइट। अब देखिए ये सारी की सारी प्रक्रिया कहां पे हो रही है, अपने शरीर के अंदर हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि श्वसन जैव रासायनिक प्रक्रिया है। जैव रासायनिक प्रक्रिया का क्या मतलब हुआ कि ये शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया है, यानी ये शरीर के अंदर होती है, बॉडी के अंदर। जो भी प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैव रासायनिक प्रक्रिया। और जैव रासायनिक जितनी सारी प्रक्रिया होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उपापचय। यानी मैं यहां लिख सकता हूं कि शरीर में होने वाली या घटित होने वाली सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपापचय। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। कहते हैं यस या नो, यानी जितनी भी सारी प्रक्रिया जो हमारे शरीर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जीवित जीव के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी प्रक्रिया कौन सी हैं, उपापचय कहलाएगी। अब कौन कौन सी हो सकती है, या तो किसी भी पदार्थ का टूटना होता है या किसी पदार्थ का बनना होता है, तो उपापचय है। जो मेटाबॉलिज्म है वो किन से मिलकर बना होता है, मेटाबॉलिज्म दो भागों से मिलकर बना हो सकता है। किन से, एक तो है कि अपचयी और एक उपचयी। अपचयी का मतलब है कैटाबॉलिक और उपचयी का मतलब होता है एनाबॉलिक। देखो कैटाबॉलिक, कैटा काटना, इसका मतलब क्या है, जो बड़े अणु हैं उसका छोटे अणुओं में टूटना, यानी ये क्या हो गया, अपचय यानी रिडक्शन हो जाएगा, ये रिडक्शन अपचय। तो बड़े अणु हैं वो किस में टूटेंगे, छोटे में टूटेंगे। और एनाबॉलिक यानी कि ये सिंथेसिस होने वाली है, रिडक्शन, इसका मतलब ये कौन सी है, ऑक्सीडेशन है। और इसमें क्या होगा, जो बड़े छोटे अणु हैं वो मिलेंगे, उससे बड़े अणु बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो बड़े यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स, वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एनाबॉलिक में जो सिंपल है वो कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे, यार राइट।
तो ये हो गया मेटाबॉलिक प्रक्रिया। यानी मेटाबॉलिक क्या है? मेटाबॉलिक हमारे शरीर के अंदर घटित होने वाली वो सारी की सारी लिविंग रिएक्शन है, जीवित रासायनिक प्रक्रिया है, और उसमें अपचयी और उपचयी टर्म है वो सम्मिलित होते हैं। उस तरीके से हमारे शरीर में किसी भी कार्बनिक पदार्थों का बड़े अणुओं में कन्वर्ट होना या बड़े अणुओं का टूटना एक उपापचय का पार्ट होता है, राइट। और ये शरीर के अंदर होती है, इसलिए श्वसन कैसी प्रक्रिया हो गई? जैव रासायनिक प्रक्रिया। छापो इसको। यस या नो? ठीक है, देखो अब क्या हुआ कि जो श्वसन के दौरान एक ऊर्जा निर्माण हुए, वो ऊर्जा किसके रूप में होती है निर्मित? एटीपी के रूप में। यानी कि श्वसन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा एटीपी के रूप में निर्मित होती है। यस, अब जो एटीपी है, ऊर्जा की मुद्रा क्या होगी? एटीपी, राइट। ये जो एटीपी बनी है वो एटीपी श्वसन के दौरान बनी है, और एटीपी एक तरीके से ऊर्जा है। और हमने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बनिक पदार्थ है उनका ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जब टूटते हैं तो उसे एनर्जी मिलती है, रासायनिक ऊर्जा मिलती है। तो ये वही तो रासायनिक ऊर्जा है जो एटीपी के रूप में निर्मित हो रही है। तो किससे बन रही थी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से। तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पे इसकी रिएक्शन लगेंगे, ये कार्बनिक पदार्थ है प्लस O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी, यानी कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ है वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, और फैट हो सकता है। यस या नो? अब जब कार्बनिक पदार्थ है उसका यानी कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम ऐसे मान के चलते हैं ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब इसका टूटना, टूट रही है, टूटेगी फिर ही तो क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगी। यानी ये कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, टूटना। अभी तो हमने एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस पढ़ा। टूटना यानी रिडक्शन, बड़े अणु छोटे में टूट रहे हैं, यानी कैटाबॉलिक प्रक्रिया है। यानी कार्बनिक पदार्थ जो ग्लूकोज है वो टूटा, यानी कि यहां पे क्या होगा? कैटाबॉलिक प्रक्रिया होगी। और कहां होगी? ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है या साइटोप्लाज्म में हो सकती है, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर हो सकती हैं। कैटाबॉलिक प्रक्रिया है, यानी अपचयी प्रकार की प्रक्रिया है। अब इससे बनेगा क्या? O2 को यूज करके और ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं, तो इससे निर्मित क्या होगा? इससे निर्मित होगा CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा, एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बनी? CO2। ये कौन सी CO2 है पता है? जो अभी हम ब्रीथिंग में पढ़ रहे थे। ये कहां पे बनी होगी? उत्तक के अंदर या टिश्यू, सेल के अंदर। सेल के अंदर जल बना, CO2 में तोड़ दिया, रासायनिक ऊर्जा बना दी, और ये एनर्जी है वो क्या है? एटीपी के रूप में होती है, राइट। अब अगर ये कंपोनेंट बन गए तो CO2 से H2O दोनों मिल गए तो वापस ग्लूकोज का सिंथेसिस भी हो सकता है। तो ये प्रोसेस अगर बैकवर्ड में चला जाए, रिवर्स में,
तो ये कैटाबॉलिक है, तो एनाबॉलिक प्रोसेस भी बन सकता है। यस या नो? यानी इससे वापस जब ग्लूकोज का निर्माण हो जाए या प्रोटीन का निर्माण हो जाए या फैट का निर्माण हो जाए, तो वो कौन सा प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हो जाएगा। यस या नो? तो ये कार्बनिक पदार्थ जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, मैंने क्या बोला, जब कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूज करते हैं ऊर्जा बनाने के लिए, वो तो है फ्लोटिंग यानी प्लावी श्वसन। लेकिन जब प्रोटीन को यूज करते हैं तो वो कौन सा है? साइटोप्लाज्मिक। तो मेनली ये प्रोसेस है वो सबसे पहले ऊर्जा किससे बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट से। यानी सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट से बनाएगा ऊर्जा, उसके बाद में किससे बनाएगा? फैट से बनाएगा, और एंड देन लास्ट में प्रोटीन से बनाएगा। यानी ये ऊर्जा उत्पादन सबसे पहले कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट। यानी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकलेगी, उसके बाद में फैट टूटेगा। जब कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट टूट गया है उसके बाद फैट टूटेगा यानी वसा टूटेगा, उसके बाद प्रोटीन टूटेगा। प्रोटीन तो कब टूटेगा? जब भूखमरी वगैरह होती है, यानी खाना ही नहीं मिल रहा है, उस समय क्या होगा? प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा एंड देन उससे एनर्जी मिलेगी। यस या नो? तो यहां पे एक और चीज लिख दीजिए आप कि जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे तो कितनी एनर्जी प्राप्त होती है? 4.2 जूल। 1 ग्राम फैट है उससे कितनी होती हैं? 9.2। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। और प्रोटीन से 5 पॉइंट के कुछ आसपास। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिल रही है? फैट से मिल रही है। लेकिन सबसे पहले एनर्जी किससे मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट से। इसीलिए तो जब हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले जो बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, उसके अंदर किसका डाइजेशन और अवशोषण हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। लार ग्रंथियों के द्वारा हुआ था। याद होगा कार्बोहाइड्रेट को किसने पचाया था? लार टाइलिन एमाइलेज था वहां पे, और एमाइलेज पीएच 6.8 पे काम कर रहा था, क्षारीय पीएच थी। और सबसे पहले एब्जॉर्प्शन भी कहां हुआ था? वहीं पे हुआ था। तो इसको आप क्या कर लीजिए? छाप लीजिएगा। लिख लिया? ओके। अब हम जैसे श्वसन है, श्वसन के अंदर एनर्जी क्या हो रही है? बाहर निकल रही है। इसका मतलब एनर्जी बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो यहां पे लिख देते हैं ये कैसी है? यहीं लिख देते हैं ना, ये प्रोसेस कैसा है? ऊष्माक्षेपी। ये ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीडेशन भी हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में हो सकता है। ऊष्माक्षेपी यानी कि एनर्जी है वो निकल रही है, एनर्जी का निकलना। और ऊष्माशोषी यानी कि एनर्जी को ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। यस या नो? तो इसको छाप लिया आपने। अब देखो, श्वसन, और श्वसन है क्या? एक मंद प्रकार का क्या है? दहन है। क्यों है बताओ? क्योंकि श्वसन में भी हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं। भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ही तो श्वसन हो रहा है। और दहन यानी ईंधन का जलना, वो भी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि श्वसन एक मंद प्रकार का दहन है। क्यों? क्योंकि दोनों में ही
दोनों ही संपन्न होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता। लेकिन भाई केवल और केवल ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि दहन और श्वसन एक ही प्रक्रिया हो गई होगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन कुछ इसमें डिफरेंट होंगे, वो आप देखिएगा। यहां पे हम लिखते हैं श्वसन और यहां पे लिखते हैं दहन। राइट, ओके। श्वसन में क्या था? ऑक्सीजन की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित। तो दहन में भी क्या है? ऑक्सीजन उपस्थित, कोई फर्क नहीं है। लेकिन श्वसन शरीर के अंदर होता है, हमारी बॉडी के अंदर होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव के अंदर होता है। यानी कि श्वसन शरीर के अंदर होता है, लेकिन दहन शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। ठीक है। फिर दहन, दहन क्या है? ईंधन का जलना है, ईंधन का जलना है। और श्वसन क्या है? कार्बनिक पदार्थों का टूटना है। तो दहन क्या है? ईंधन का जलना, ईंधन का जलना। लेकिन श्वसन क्या है? जो कार्बनिक पदार्थ है, पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटना। अब देखो, अगर ईंधन जल रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी कि ईंधन जो दहन है इसमें तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन श्वसन में तापमान लगभग समान रहता है। हल्का सा भले ही बढ़ो, लेकिन लगभग समान रहता है। यस या नो? यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति दोनों ही हो गया, है कि नहीं? अब और श्वसन के दौरान क्या हुआ था? एटीपी का निर्माण हुआ था। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ओके, कैसे करें इसको भाई? चलो इधर ही लिख देते हैं ना, कलर चेंज करते हैं अपन। यानी ये एटीपी का निर्माण हुआ है, इसमें एटीपी का निर्माण। लेकिन दहन के अंदर एटीपी नहीं बनेगी, यानी एटीपी का निर्माण नहीं होगा, एटीपी का निर्माण नहीं होगा। और क्या है? जो श्वसन है, श्वसन तो कंट्रोल की जा सकती है कि कितना एटीपी बनाना है, किससे बनाना है, वो तो हमारे शरीर के अंदर कंट्रोल होती है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये नियंत्रित हो सकती है, नियंत्रित हो सकती है। लेकिन दहन, एक बार कोई भी ईंधन जल गया, उसके बाद में उसका नियंत्रण नहीं है, यानी अनियंत्रित है।
ये मेनली श्वसन और दहन के अंदर क्या होता है, फर्क होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो आप इसको एक बार छापिएगा, लिख लो जल्दी से। लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी से लिखो यार। श्वसन, अच्छा देखो श्वसन है, श्वसन तो श्वसन में कौन सी ऊर्जा बनेगी, रासायनिक ऊर्जा बनेगी, रासायनिक ऊर्जा। लेकिन दहन के अंदर क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा। अरे ऊष्मा ऊर्जा बनेगी ना, ऊष्मीय ऊर्जा, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ऊष्मा ऊर्जा बनेगी दहन में, और श्वसन के अंदर क्या होगा। और वास्तव में ईंधन का जलना, और ईंधन अगर मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में ले, तो ईंधन का जलना ही क्या है, रेस्पिरेशन है। मतलब दहन के अंदर क्या होता है, कोई ईंधन जलती है, तो ईंधन अगर हम कार्बोहाइड्रेट को ले लें तो कार्बोहाइड्रेट जलेगा, तो उससे क्या, श्वसन बोलेंगे ना। तो ईंधन का जलना ही क्या हो गया, श्वसन हो गया। ठीक है, हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन क्या होता है। देखो सबसे पहले तो इस टर्म को समझो, ऑक्सीश्वसन, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन ऑक्सीश्वसन। यानी हम यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं सबसे पहले, ऑक्सी श्वसन, यानी ये वायुवीय होगा, और यहां पे हम लिखते हैं अनऑक्सीश्वसन। वीडियो को लाइक कर लीजिए, आप शेयर करते रहो साथ साथ में। अनऑक्सीश्वसन यानी अवायवीय, वायवीय। हम क्या करने वाले हैं, इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं। देखो ऑक्सीश्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाला श्वसन। अवायवीय यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि यहां पे लिखता हूं मैं सबसे पहले, यहां तो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन उपस्थित, लेकिन अनऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित, ऑक्सीजन अनुपस्थित। ओके, दूसरी बात, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो हमने अभी पढ़ा कि श्वसन क्या था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का टूटना, किसमें, ऊर्जा के अंदर। तो जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तब वो पूर्ण उसका क्या होगा, कंप्लीट टूटेगा वो आराम से, यानी उसका कंप्लीट पूर्ण तोड़ होगा उसका। ऑक्सीजन की उपस्थिति यानी कि वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट टूटेगा, और उससे क्या बनेगी, एटीपी। क्या हो गया, सही है। हाँ मतलब देख क्या करना था अपने को कि
ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो भोजन का पूर्ण क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण। अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा जिसमें CO2 H2O और ऊर्जा निर्मित होगी, जब भोजन का पूर्ण ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उससे हमने अभी पढ़ा था क्या होगा, उससे निर्मित CO2 बनेगी उत्तकों में, उसके बाद में उसके साथ में जल बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा, उसके साथ में एनर्जी बनेगी, और एनर्जी हमारे शरीर के अंदर काम आ जाएगी। CO2 जो बनी है वो ब्लड के थ्रू अपन एक्साइट कर देंगे, इसे हम ब्रीदिंग बोल रहे थे अभी। अनऑक्सीश्वसन यानी कि कंप्लीट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अनुपस्थित है, इसका मतलब भोजन का अपूर्ण पाचन, यानी भोजन का अपूर्ण पाचन। अपूर्ण पाचन या ऑक्सीकरण लिख देते ना, ऑक्सीकरण, जिसमें क्या बनेगा, CO2 बनेगी, लेकिन उसके साथ में अल्कोहल निर्मित होगा, अल्कोहल। यानी क्या निर्मित नहीं होगी, एनर्जी निर्मित नहीं होगी उससे। यस या नो? तो अब देखिए, जब ये क्या हो गया, अच्छा अरे मैंने देखा ये क्या हो गया भाई, व्हाट इज दिस। इरेजर लेते हैं, ये तो भाई हट ही नहीं रहे। चलो कोई नहीं, अपन एक काम करते हैं, हटाना ही नहीं है ना इसको। अब देखो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा था। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एक कोई मान लीजिए कि अभी हम कार्बनिक मॉलिक्यूल क्या ले रहे हैं, कार्बनिक सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ले रहे हैं। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीडेशन होगा, तो उस पूर्ण ऑक्सीडेशन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 36 से 38 ATP, यानी कि पूर्ण एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 36 या 38 ATP निर्मित। लेकिन अनऑक्सीश्वसन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और अनऑक्सीश्वसन है वो किस में होता है, जब हम श्वसन कंप्लीट स्टार्ट करेंगे। ये रेस्पिरेशन के संदर्भ में श्वसन पढ़ रहे हैं। जब हम श्वसन पढ़ेंगे, जब कैसे किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनती है, उसमें हम साइकिल पढ़ेंगे। तो उसमें आएगा सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, और ग्लाइकोलिसिस है वो अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन दोनों ही प्रेजेंस के अंदर होता है, और उस समय शुद्ध जो ATP बनती है ग्लाइकोलिसिस से, वो 2 ATP का निर्माण होता है। तो इसमें एक ग्लूकोज के अणु से कितनी बन जाएगी, एक ग्लूकोज अणु से 2 ATP निर्मित होगी, 2 ATP निर्मित होगी। यस या नो? बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ रहे हैं। यानी एक ग्लूकोज का अगर पूर्ण ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब उससे 36 या 38 ATP का निर्माण होने वाला है। यस या नो? और अगर मान लीजिए कि वो एक ग्लूकोज अणु है जिसका अपूर्ण ऑक्सीडेशन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, उससे कितनी एनर्जी मिलने वाली है अपने को, केवल और केवल 2 ATP का निर्माण होने वाला है। यस या नो? यानी अनऑक्सीश्वसन का मतलब ये कि ऑक्सीजन की है वो अब्सेंस है।
यस या नो? अब देखो ऑक्सीश्वसन, अब ग्लाइकोलिसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में। तो ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है, तो ये संपन्न कहां होगी? ये अनऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया ये है कोशिका द्रव्य में संपन्न होगी। कोशिका द्रव्य में संपन्न। अब कोशिका द्रव्य में संपन्न का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर भी जो ग्लाइकोलिसिस होगा वो कोशिका द्रव्य में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, चाहे वो बैक्टीरिया में होगा, चाहे प्रोकैरियोटिक में हो, चाहे मोनेरा के किसी सदस्य के अंदर हो, चाहे किसी सूक्ष्म जीव के अंदर हो, वो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अनऑक्सीश्वसन होता है वो सभी कहां पे संपन्न होते हैं? साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर। लेकिन ऑक्सीश्वसन है तो ऑक्सीश्वसन ग्लाइकोलिसिस के बाद में क्या आता है? टीसीए साइकिल आता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके बाद में ईटीएस साइकिल आता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही तो होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर, उससे एनर्जी बनती है। तो ये वाली प्रक्रिया ऑक्सीश्वसन की कहां पे होगी? यह प्रक्रिया कहां पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया व कोशिका द्रव्य दोनों में। और ये वाली प्रक्रिया कहां पे हो रही है? कोशिका द्रव्य के अंदर हो रही है। यस या नो? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य ये तो हर एक जीव में पाए जाते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये अधिकांश जीवों में होगी। ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया अधिकांश जीवों में उपस्थित होगी। लेकिन जो अनऑक्सीश्वसन है, अनऑक्सीश्वसन तो केवल ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर ही हो सकती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर श्वसन कौन करता है? हमारे शरीर में बात की जाए तो आरबीसी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, इसीलिए तो जैसे कॉर्निया का ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसमें क्या है? उसके अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर श्वसन हो रहा है, इसलिए हम इजीली उसके अंदर आरबीसी वगैरह होती है तो इजीली हम हटा सकते हैं। तो आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन है वो यूज नहीं आती हैं। तो ये कहां पे होती हैं? ये स्तनधारियों की आरबीसी में, बैक्टीरिया में, यानी जीवाणु, सूक्ष्म जीवों में, और जो प्रोकैरियोटिक है जीवों में संपन्न। ठीक है, ये अनऑक्सीश्वसन और ऑक्सीश्वसन कंप्लीट क्या हो गया इसका? डिफरेंशिएशन। यानी अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, ये इनके अंदर क्या है? डिफरेंस है। और वो आपको एज इट इज वैसे के वैसे याद रखने हैं, लिखने हैं, बहुत काम आने वाले हैं। लिख लिया? छाप लिया आपने? ठीक है, यानी अब ऑक्सीश्वसन अनऑक्सीश्वसन कंप्लीट हो गया। अब हमें एक नोट लिखना है। नोट क्या लिखना है? जरा गौर करिएगा। नोट में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है? ओके, अनऑक्सीश्वसन अरे भाई
व किण्वन, फर्मेंटेशन। दोनों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, दोनों में O2 की अनुपस्थिति। ये दोनों ही प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न, दोनों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दोनों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऐसे लिख देते हैं, अनुपस्थिति में संपन्न होती है। लेकिन संपन्न होने के बाद क्या बनता है इनसे? ऑक्सीजन की उपस्थिति वालों में तो क्या बन रहा था? CO2 जल, उसके साथ में एनर्जी बन रही थी। लेकिन इसमें दोनों में ही, दोनों प्रक्रिया के अंत में क्या बनने वाला है? एक तो अम्ल व एल्कोहल का निर्माण। अब आप बोलेंगे सर फिर तो क्या फर्क हुआ? वही फर्क है जैसे मैंने श्वसन और दहन का फर्क बताया था कि वो दोनों ही कैसी है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही थी। ये दोनों ही प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रही है। तो इनमें बनेगा क्या? एक तो अल्कोहल बनेगा, दूसरा अम्ल बनेगा। लेकिन कुछ थोड़ी सी इसमें क्या होगा? फर्क होगा। वो अपने को देखना है कि हम देखेंगे कि अनॉक्सी श्वसन क्या है। सबसे पहले अनॉक्सी श्वसन, और यहां पे लिख देते हैं किण्वन। ओके, अब बताइएगा, तुम लोग बताइए। जरा सी बाबरी है वो आंखों में रहती है। चलो, अनॉक्सी श्वसन कहां पे संपन्न हो रहा था? कोशिका द्रव्य के अंदर। यानी ये कहां पे होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न। लेकिन किण्वन कोशिका के बाहर संपन्न होता है। यानी ये कोशिका के बाहर संपन्न होता है, कोशिका के बाहर संपन्न होता है। दूसरी बात, जब मैंने अनऑक्सी श्वसन पढ़ाया उस समय क्या बोला? अनऑक्सी श्वसन से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है? 2 ATP का निर्माण होता है। यानी इससे 2 ATP का निर्माण होता है। लेकिन कोई एनर्जी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती। किण्वन से किसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन से 2 ATP का निर्माण जरूर होता है। यस या नो? अब देखो, अनऑक्सी श्वसन करवाना है तो हमें कौन से एंजाइम यूज करने पड़ेंगे? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो इसके अंदर तो कौन भाग लेते हैं? साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भाग लेते हैं। लेकिन किण्वन प्रक्रिया के अंदर कौन भाग लेंगे? किण्वनीय एंजाइम भाग लेंगे। किण्वन एंजाइम भाग लेंगे। अगर हमें अनऑक्सी श्वसन करवाना है, अनऑक्सी श्वसन, तो किसी सूक्ष्म जीव की जरूरत पड़ेगी?
नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी किसके अंदर हो रहा है, या तो जीवाणु हैं या हमारे रेखित पेशियां हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ना अपन, जैसे ये है तो इसमें रेखित पेशियां हो गई, रेखित पेशियां हैं, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, उसके अंदर हो रहा है, तो उसमें सूक्ष्म जीव की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किण्वन करवाना है, फर्मेंटेशन करवाना है, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करने पड़ेंगे, यानी सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता, सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता। है कि नहीं, कि इसके अंदर सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता नहीं होती है और उसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। ठीक है, यानी ये वास्तव में अनऑक्सीश्वसन और किण्वन के अंदर क्या होता है, डिफरेंस होता है कि किण्वन और अनऑक्सीश्वसन केवल सिमिलर किसमें, कि वो दोनों ही ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होते हैं। ये इनके अंदर सिमिलरिटी है, यानी समानता है, लेकिन इतने सारे क्या है, इनमें भिन्नताएं हैं कि अगर ये बाहर संपन्न हो रही है तो अनऑक्सीश्वसन शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, उसके अंदर 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये किण्वनीय एंजाइम भाग लेते हैं इसमें किण्वनीय एंजाइम भाग नहीं लेते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम भाग लेते हैं। इसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, लेकिन उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको आप जरूर एक बार छाप लीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिएगा, जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, डिफाइन करता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, राइट। अब हम श्वसन के पार्ट है वो, उससे हम एक्सचेंज पार्ट वाले में चलते हैं। ये तो एनर्जी कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से पद है वो सम्मिलित होते हैं, वो हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि वास्तव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो कौन सा पार्ट यूज किस तरीके से होता है। तो हम अब क्या करेंगे, यानी आप हेडिंग लगाइए कि हेडिंग क्या, गैसों का गमन। चलिए, बचपन से ही आपको पता है कि गैसें हैं किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विशरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। गैसों का गमन हमेशा उच्च से निम्न की ओर होगा, यानी उच्च दाब निम्न दाब, हाई से लोअर की साइड में होगा। यानी ये गमन किसके थ्रू होता है, गैसों का गमन विशरण के द्वारा होता है, विशरण, डिफ्यूजन, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है, राइट। यानी गैसें विसरण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, ठीक है। यानी गैसों का अगर गमन है तो वो किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान उच्च आंशिक दाब से, हाई पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की ओर होता है।
होता है। यानी गैसों का आदान प्रदान वो हाई पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की ओर होगा। जहां पे भी गैसें ज्यादा होगी, अगर कोई अवरोध आ गया है तब तो वो गैसें हाई प्रेशर पे ही रहेगी, लेकिन जैसे ही उस अवरोध को, जैसे एग्जांपल के थ्रू एक बोतल है, बोतल में आपने बहुत सारी गैस भर ली, अब बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। आपने अगर ढक्कन को बंद कर दिया तो उसके अंदर जितनी हाई प्रेशर की गैस है वो उस ढक्कन के बंद होने की वजह से उसके अंदर है। बट जैसे ही आप उस अवरोध यानी ढक्कन को खोल दोगे तो गैसें क्या करेगी, वो हाई प्रेशर में थी और इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, कम प्रेशर है, तो हाई से लोअर यानी कि स्पीडली वो बाहर आ जाएगी। तो गैसों का आदान प्रदान हाई आंशिक यानी पार्शियल प्रेशर से निम्न आंशिक दाब यानी लोअर आंशिक पार्शियल प्रेशर की तरफ होता है। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होता है, देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर फर्स्ट। भाई क्या हो गया, अच्छा वाइट ही ले लिया हमने पता ही नहीं चला भाई। देखो नंबर फर्स्ट, वायुमंडलीय वायु, तो मैं यहां पे लिखता हूं कि वायु, और वायु में क्या है, O2 प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाला हूं। उसके बाद O2 है, O2 का श्वासन होगा यानी ब्रीदिंग होगा ना, इंस्पायरेशन होगा, अंतः श्वसन होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं कि ये क्या होगा, ब्रीदिंग होगा यानी श्वासन, ब्रीदिंग। अब श्वासन से O2 अंदर आएगी ना, यानी कि ये किसके अंदर आएगी, O2 फेफड़ों में आएगी, फेफड़ों में यानी लंग्स में। यस, इसको हमने क्या बोला था, अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन, अंतः श्वसन यानी ऑक्सीजन का अंदर ग्रहण करना। अब फेफड़ों से किस में जाएगी, फेफड़ों से ये ब्लड के अंदर जाएगी, यानी ये एरो में इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि हम रिवर्स प्रोसेस में भी चलेंगे। इससे किस में गई, रक्त के अंदर यानी रुधिर, ब्लड। तो जब फेफड़ों में जो ऑक्सीजन थी उसका ब्लड के अंदर क्या हुआ, यानी गैसों का आदान प्रदान हुआ, यानी यहां पे क्या हुआ, गैसों का आदान प्रदान हुआ, गैसों का आदान प्रदान। यानी जब फेफड़ों से रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर, रुधिर के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो गैसों का आदान प्रदान हुआ रक्त और फेफड़ों के बीच में। ब्लड से किस में जाएगी, ऊतकों में, यानी कि ये जो रक्त है, रक्त ट्रांसफर के थ्रू ले जाएगा। इसका मतलब ब्लड से, ऐसे कैसे हो गया, किस में जाएगी, ऊतकों में जाएगी, यानी ये क्या है, ऊतक है, यानी टिश्यू। और जब ब्लड रक्त से ऊतकों में जा रही है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को यहां ट्रांसफर करेगी, यानी कि ये कैसा हो गया प्रोसेस, स्थानांतरण हुआ, यानी ये स्थानांतरण हो गया, है कि नहीं। इसका मतलब ये है क्या, ये वायुमंडलीय क्या थी, ऑक्सीजन थी। तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन, वायु के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, अधिक है। और मैंने क्या बोला कि उच्च आंशिक दाब, तो उस आंशिक दाब है, उच्च आंशिक दाब वो किस में ज्यादा है, वायुमंडल के अंदर। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2
क्या है, अधिक है। किसमें, वायु के अंदर। फिर ये ट्रांसफर होगा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से रक्त में जाएगा, ट्रांसफर होगा उत्तक, और उत्तकों के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होगा, यानी कि सबसे ज्यादा था, उसके बाद में फेफड़ों से ज्यादा था, इसलिए फेफड़ों में आ गई। फेफड़ों की अपेक्षा इसमें कम है, तो ये वाला O2 इसके अंदर ट्रांसफर। रक्त से उत्तकों में O2 का प्रेशर कम है, इसलिए यहां से यहां आ गई। इसका मतलब यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो सबसे क्या है, कम है। मैंने समझाया कि आंशिक दाब है वो जहां अधिक होगा उससे कम दाब की ओर जाएगी, तो सबसे ज्यादा वायु के अंदर है। इसलिए यहां पे क्या हो रहा है, वायु से फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ों से रक्त में जा रही है, रक्त से उत्तकों में जा रही है। लेकिन जस्ट उल्टा, हम जब कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा किस में होता है, उत्तकों में होता है। यानी कि यहां से स्थानांतरण तो हुआ है, यहां से यहां पे क्या बन गई, CO2, यानी यहां पे क्या हुआ, दूसरा कलर लेते हैं ग्रीन। देखो यहां पे क्या हुआ, CO2 का पार्शियल प्रेशर वो क्या है, अधिक है। किसमें, उत्तकों में। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने बोला था अभी, रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, जिससे CO2 बनी। तो CO2 ज्यादा किसमें हुई, उत्तकों में। तो उत्तक CO2 ज्यादा पार्शियल प्रेशर, किससे, ब्लड से, तो ज्यादा से कम की ओर आएगी, यानी CO2 क्या होगा, यहां पे आएगा, यानी कि ये उत्तकों से रक्त की ओर आएगा। तो इसको भी हमने क्या बोला, स्थानांतरण। जब रक्त है, रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर है वो फेफड़ों से ज्यादा है, इसलिए ये रक्त से किस में आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में। तो ये किसके अंदर आ गई, फेफड़ों के अंदर आ गई। और जब रक्त से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड आई, उसी को तो हमने गैसों का आदान प्रदान, तो यहां पे भी गैसों का आदान प्रदान। ये तो किसके संदर्भ में है, CO2 के संदर्भ में है, और ऊपर वाला किसके संदर्भ में है, O2 के। यानी यहां पे तो मैं क्या कर रहा हूं, O2 कर रहा हूं, यानी O2 का ट्रांसफर कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं। लेकिन नीचे वाला क्या हो रहा है, CO2 का हो रहा है, यानी ये CO2 के संदर्भ। अब फेफड़ों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक प्रेशर है वो वायुमंडल से ज्यादा है, इसलिए ये क्या करेगी, फेफड़ों से बाहर आ जाएगी। और फेफड़ों से यानी हम बहिश्वसन कर लेंगे ना, बहिश्वसन। तो ये क्या हो गया, बहिश्वसन, एक्सपायरेशन। समझे, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कम। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों का किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर एक्सचेंज होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चार्ट है। इसको आप आराम से तसल्ली से देखना, उसके बाद समझना, फिर इसको याद करना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये पार्शियल प्रेशर अधिक कैसे हैं, कितना है, वो अभी हम पढ़ेंगे कि CO2 का इसमें कितना पार्शियल प्रेशर होगा। जैसे ऑक्सीजन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर होगा, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन होता क्या है, CO2 का पार्शियल प्रेशर वायुमंडल में कम होता है लेकिन उत्तकों में ज्यादा होता है, और वायुमंडल में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का अधिक होता है लेकिन उत्तकों में O2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है। इसलिए जो CO2 है वो तो उत्तकों से किस में जाती है, वायु में जाती है, और
O2 है वो वायु से ऊतकों की ओर जाती है, इसलिए हम बोलते हैं कि O2 का हम क्या करते हैं, इंस्पायरेशन यानी अंदर लेते हैं हम उसको और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। लिख दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जैसे देखो, हमें यह पता होना चाहिए ना, आंशिक प्रेशर निकालना है तो कोई तो रेफरेंस लेंगे ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब है ना, उसका आंशिक प्रेशर कितना होता है। तो हम क्या करते हैं कि वायुमंडलीय आंशिक दाब कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। हम मरकरी को रेफरेंस के रूप में लेते हैं, 760 mm ऑफ Hg, ये तो किसका है, वायुमंडल का। हम इसको रेफरेंस में लेकर के हर किसी गैस का क्या निकालेंगे, आंशिक प्रेशर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं O2 का आंशिक दाब, O2 का आंशिक दाब। अब O2 है वो वायुमंडल में कितनी प्रेजेंट होती है, 21%। 21% है, ये क्या है, वायुमंडल के अंदर O2 प्रेजेंट होती है। यानी O2 का अगर हमें आंशिक दाब निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा कि 760 का 21% कितना होगा, 760 का 21% कितना होगा, वो क्या हो जाएगा, इसका O2 का आंशिक दाब, यानी 760 mm ऑफ Hg का 21%। तो ये लगभग कितना आएगा, आप निकालना 159 mm ऑफ Hg। ये इसका क्या हो जाएगा, आंशिक दाब हो जाएगा। वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन का दाब कितना हो जाएगा, 159 mm ऑफ Hg। इसी तरीके से अगर मैं CO2 की बात करूं, CO2 का आंशिक दाब, तो CO2 कितनी होती है, 0.003%। राइट, यानी कि अगर मान लीजिए कि CO2 है, CO2 का परसेंटेज कितना होता है, 0.03% ये होती हैं वायुमंडल के अंदर। तो मैं अगर 760 mm Hg का कितना परसेंट, 0.03%, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा इसका वायुमंडलीय आंशिक दाब। तो लगभग कितना आएगा, 0.3 mm ऑफ Hg। यानी इसको कंपेयर करके देखो, वायुमंडलीय वायु में ऑक्सीजन का आंशिक प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अंदर खींचते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत कम दिख रहा है भाई, बहुत ज्यादा कम, 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो इसको छापो जल्दी से। छाप लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं। चार्ट कैसे कैसे क्या कि अभी बताते हैं हम कैसे बनाना है। यहां पे लिखना है mm Hg, उसके बाद में फिर वायु, वायु के बाद में क्या आता है, फेफड़े, फेफड़े के बाद क्या आता है, रुधिर। रुधिर में भी दो टाइप हो सकते हैं ना, कि एक शुद्ध रुधिर होता है, एक अशुद्ध रुधिर होता है। उसके बाद ऊतक। ओके, हम क्या कर रहे हैं, इसकी एक टेबल बना रहे हैं।
ठीक है। अब देखो यहां पे हम लिखते हैं mm ऑफ उसका पार्शियल प्रेशर किसका, O2 का, और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन है, उसका कितना पार्शियल प्रेशर था, अभी हमने देखा 159 mm ऑफ Hg। ठीक है, ये कहां पे है, फेफड़ों में भी कुपिका होती है ना, कुपिका, उसकी बात कर रहे हैं। ये वायुमंडल के अंदर है। अब वायुमंडल में ज्यादा है तभी वो कुपिका में जा रहा है, तो कुपिका का कितना होगा 104 mm ऑफ Hg। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा से कम की ओर आया, कम से अब ब्लड में जाएगा। इसका मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा वो फेफड़ों की जो कुपिका उससे कम होने वाला है। यस या नो, यानी ब्लड के अंदर जो होने वाला है वो फेफड़ों से तो क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अब शुद्ध रुधिर है, इसका मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन है। शुद्ध रुधिर यानी धमनियों वाला, जैसे ही हार्ट से निकली है धमनी से, तो उसका प्रेशर कितना होगा, लगभग 95 mm Hg। शुद्ध से अशुद्ध रुधिर, इसका मतलब क्या है कि जो महाशिरा है वापस कोशिका से मिलकर के उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी, तो अशुद्ध रुधिर हुआ। अशुद्ध रुधिर के अंदर कितना होगा, लगभग 45 mm Hg, 40 ही मान लीजिए लगभग। अशुद्ध रुधिर का मतलब ही क्या है कि वो उत्तकों से आई है, तो इसका भी प्रेशर कितना है, लगभग 40 mm Hg। ठीक है, तो ये तो किसमें हो गया कि O2 का है वो पार्शियल प्रेशर है, किस तरीके से होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात उत्तक है। उत्तक के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्योंकि भोजन का वहां पे क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर सबसे अधिक किसमें होता है, टिश्यू में, यानी उत्तक। इसलिए यहां से किसमें ट्रांसफर होगा, रुधिर में होगा, और रुधिर में लगभग दोनों ही 40 mm Hg। अब देखो 45 40 यानी अधिक से कम की ओर आया, फिर लगभग शुद्ध रुधिर में भी इतना ही होता है। ठीक है, उसके बाद में फेफड़ों में कितना होता है, फेफड़ों में भी लगभग कितना होता है, 40 होता है। यानी अशुद्ध रुधिर है और दूसरा शुद्ध रुधिर। अशुद्ध में शुद्ध की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैंने अभी बोला देखो कि उत्तक अशुद्ध रुधिर का मतलब ही क्या है कि वो उत्तक से आया है। इसका मतलब इसका भी लगभग क्या होगा mm Hg, यानी सेम, लगभग उत्तक और अशुद्ध रुधिर दोनों का ही पार्शियल प्रेशर सेम है। ये अशुद्ध रुधिर है वो शुद्ध रुधिर के अंदर आएगा, तो शुद्ध रुधिर में तो ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए उसका पार्शियल प्रेशर है वो थोड़ा कम है। इसका मतलब 45 यहां से यहां में आ गया, यहां से इसमें। और फेफड़ों के अंदर कितना था, फेफड़ों के अंदर था 0.3 mm Hg। अभी तो देखा हमने, और वायुमंडल के अंदर कितना था, वायुमंडल के अंदर तो बहुत कम था, 0.03 परसेंटेज नहीं होता भाई, 0.03 0.3 किस में था, 0.3 तो वायुमंडल का था। भाई ऐसे क्या कर रहे हो, 0.3 तो वायुमंडल का था, तो
0.3 तो वायुमंडल का है, यानी ये 0.3 वायुमंडल का। इसका मतलब क्या है, वायुमंडल में 0.3 है तो 0.3 से तो अधिक किसका होना चाहिए, फेफड़ों का। तो फेफड़ों का कितना होता है, लगभग 40 mm ऑफ Hg। अब देखो यहाँ पे टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अधिक, तो टिश्यू से बाहर वायुमंडल की ओर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अधिक, उत्तक में कम, यानी वायु से अपने शरीर के भीतर। दैट्स ऑल। ये क्या हो गया, ये आज गैसों का आदान प्रदान है, उसके बारे में हमने देख लिया है कि किस तरीके से आंशिक प्रेशर काम करता है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें क्या करेंगे, उसमें जैसे श्वसन के पद कौन कौन से होते हैं। पद तो मैंने जस्ट अभी तो यही बताए ना, यही पद होते हैं कि सबसे पहले उसका श्वासन होता है यानी इंस्पायरेशन, फिर गैसों का आदान प्रदान, फिर स्थानांतरण, फिर उत्तक के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ से श्वसन की क्रिया हो जाएगी, यानी कि ऊर्जा बन जाएगी यहाँ से। तो ये वाले इसके पद होते हैं, तो पद देखेंगे। फिर इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन क्या होता है, अंत्य श्वसन क्या होता है, बहिश्वसन क्या होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और आई होप कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। और इससे पहले कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी आपके पास में नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे जल्दी पहुंचे। और एक बात जाते जाते और बोलता हूं कि जो पिछले लेक्चर है डाइजेशन सिस्टम की वो ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन को कंप्लीट करा दिया है। आज हमने नया लेक्चर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन, तो आज हम इसी के साथ अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।